हेलो बच्चों, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? सभी को नमस्ते नमस्कार। जल्दी बताओ क्या हाल चाल आप सबके? क्या हमारी पढ़ाई लिखाई चल रही है सर? क्या हम लोग रिजल्ट को लेकर मेहनत कर रहे हैं? रिजल्ट अच्छा जब ही आता है जब एग्ज़ाम अच्छे होते हैं, और एग्ज़ाम अच्छे जब ही होते हैं जब प्रिपरेशन अच्छी होती है। तो क्या हम प्रिपरेशन, वो जो रिजल्ट अच्छा होने वाला जो हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या वो अपन कर रहे हैं क्या? ये सवाल खुद से पूछो बेटा, खुद से। बहुत ज़रूरी है, मेहनत शुरू कर दो, बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट पॉजिटिव लाने के लिए मेहनत इज़ द ओनली थिंग। स्मार्ट हो या हार्ड हो, दोनों हो, लेकिन मेहनत जरूरी है। बिना मेहनत करे हुए, बिना अपने अस्त्र और शस्त्र उठाए हुए, लाइक ये पेन और हमारे रजिस्टर, हमारे बुक्स, हमारे नोट्स, बिना, ये हमारे अस्त्र हैं बेटा, है ना? बिना इन अस्त्रों के उठाए हुए, शस्त्रों के उठाए हुए अपन अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मेहनत शुरू कर दो, और जिसने शुरू कर रखे उसे और ऊपर की तरफ लेकर जाओ। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज के हमारे वन शॉट में। क्या है सर? बेटा, दो हैं ये, बेसिकली दो अलग अलग पार्ट है। द फर्स्ट वन इज क्लबिंग एंड द सेकंड वन इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। दोनों ही इजी हैं, दोनों पे ही अगर क्वेश्चन बना तो भाई मजे आ जाएंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले बच्चे, अगर आपको नोट्स लेने हैं इस वन शॉट के, तो बेटा आप लोगों को पीडब्ल्यू की ऐप पे जाकर या वेबसाइट पे जाकर इस उसमें आपको रजिस्टर करवाना है, इस बैच में रजिस्टर करवाना है, और आपको ये नोट्स आराम से मिल जाएंगे, है ना? जिन बच्चों को ये चाहिए। चलो जी सर, अगर इसका क्वेश्चन बना तो 5 नंबर, और इसका भी बना तो 5 नंबर, और दोनों का बन गया सर, तो मजे आ जाने हैं। 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन, है ना? 10 नंबर। तो वैसे तो किसी एक पे बनेगा, लेकिन दोनों पे बन गए तो सर मजे आ जाएंगे यार। तो हम बच्चे मेहनत करेंगे, वो मजे आ जाए, इसलिए एक 5 नंबर का भी बना तो भी मजे आ जाएंगे। फ्री के नंबर मिलते हैं इस चैप्टर में। हाँ चलो सर, पहले हम क्या पढ़ेंगे मेरे बेटा? पहले ना हम क्लबिंग प्रोविजंस पढ़ेंगे, एंड फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पढ़ेंगे, थोड़ा तेजी से, सिंस दिस इज आवर वन शॉट। ये हमारा वन शॉट है ना? हाँ सर। लेकिन बेटा, शुरू करने से पहले हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल तो चाहिए ही चाहिए। तो बेटा समझना, ठीक है? ये है और ये है, डन। सर कौन है ये? कौन है सर? ये कौन है बेटा? अभी पता चलेगा। हु आर दे बेटा? ये है मिस्टर एक्स, और ये है मिसेज एक्स, और ये है छोटा एक्स। ठीक है, छोटा एक्स, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, नाम से ही क्लियर है वैसे तो, हस्बैंड वाइफ। और ये इनका माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड यही है बेटा। पूरे चैप्टर में कुछ ऐसा ही चलेगा और कुछ नहीं। अगर एक व्यक्ति, अगर एक इंसान, वन पर्सन, अपनी इनकम को, ध्यान देना बेटा, अगर कोई इंसान अपनी इनकम को डाइवर्ट करता है, डाइवर्ट करता है किसी और के पास, तो जो इनकम डाइवर्ट की गई है, डाइवर्ट की क्यों गई होगी? डाइवर्ट के पीछे का रीजन क्या होगा सर? रीजन एक ही होगा, हम ये एक ही चीज चाहते हैं, टैक्स इवेजन हो जाए, टैक्स से बच जाए। डाइवर्ट करके, अब डाइवर्ट करके टैक्स बचेगा क्यों? इनकम तो इसकी बनी रही है, तो बचा कहाँ बेटा? बचेगा ना, इनको अपनी अलग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी, इनको अपनी अलग डिडक्शन मिलेगी, इनको अपनी अलग एग्जम्पशन मिलेगी, वही लिमिट फिर से आ जाएंगी। जैसे मैं कहता हूँ 80C आ जाएगा, तो इनका 1.5 लाख अलग से इनको 80C मिल जाएगा। अगर इनके पास होती तो सिर्फ 1.5 लाख इन्हें मिलता। अब 1.5 लाख इन्हें भी मिलेगा और इन्हें भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन्हें भी मिलेगी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, डिडक्शन इनको भी मिलेगी, एग्जम्पशन इनको भी मिलेगी। मतलब फायदा ये हुआ कि इनकम डाइवर्ट करके टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। ये रीजन है, लोग इसलिए काम करते थे। तो सरकार ने बोला ओहो, सरकार ने बोला आहा, सरकार ने बोला आय हाय, ये क्या कर रहे हो आप? ये आप अपनी इनकम डाइवर्ट कर रहे हो। तो ओहो आहा आय हाय का जवाब दिया सरकार ने, भाई इधर आओ, इधर आओ, घूम घूम के इधर, यूं बुलाए, यूं, हाँ तो इधर आ भाई। बोला ये है इंसान, ये जो आपने इनकम इनके हाथ में ट्रांसफर करी ना, डाइवर्ट करी,
ये इनके हाथ में इनकम आई है बेटा, देखो ये इनकम है, ठीक है ना। ये इनकम इन्हीं के हाथ में क्लब हो जाएगी, क्लबिंग प्रोविजंस। क्लब नॉट इन द क्लब, वो गाने सुनते ये इन द क्लब ना, वो वाला क्लब नहीं बेटा। इनकम जो डाइवर्ट करी वो क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ वो बंदा जिसने इनकम को डाइवर्ट किया होगा, इनकम को ट्रांसफर किया होगा। ये इसका मेन वो है बेटा, मकसद है इस चैप्टर का, मेन यही है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, एक माइनर चाइल्ड है, इसके पास कोई इनकम आ रही है, ठीक है बेटा, इसके पास कोई इनकम आ रही है, तो वो इनकम उस वाले पेरेंट के हाथ में क्लब होगी, आप पढ़ोगे, जिसकी इनकम हायर है। माइनर चाइल्ड की इनकम को हटाकर जो जिसकी इनकम हायर, अगर हस्बैंड की है तो हस्बैंड के साथ क्लब, और वाइफ की है तो वाइफ के साथ क्लब, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा खुद के स्किल से पैसा कमा रहा है तो फिर नो क्लबिंग, फिर क्लबिंग नहीं होगी, ना हस्बैंड के साथ ना वाइफ के साथ। इस तरीके से कुछ बेहतरीन टॉपिक हमारे को क्लबिंग के अंदर दिखेंगे। इसके प्रोविजन हम पढ़ेंगे बेटा। आओ शुरू करते हैं, तेजी से शुरू करेंगे और तेजी से खत्म करेंगे। शुरुआत में कह रहा है, एन एसएससी इज जनरली टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम। कोई एसएससी नॉर्मली तो अपनी इनकम पे टैक्स पे करता है। हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस, कोई ऐसे केसेस भी हैं जहां एसएससी हैज टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अनदर पर्सन। भाई मुझे दूसरे की इनकम को भी अपने मेरी मानकर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। वेलकम टू क्लबिंग। द प्रोविजन ऑफ द सेम आर कंटेन्ड इन सेक्शन 62-64। These provision have enacted to counteract, लड़ने के लिए, आ टू साइड आ, काउंटरैक्ट मतलब रिस्पॉन्स दिया सरकार ने, द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर। क्योंकि टैक्स पेयर लोग क्या करते थे बेटा, टैक्स पेयर लोग एक खराब हरकत करते थे। वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी इनकम को डाइवर्ट कर देते थे ताकि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए या रिड्यूस हो जाए या बच जाए। तो इस काम को किया करते थे। इससे बचने के लिए क्लबिंग प्रोविजंस को लाया गया। तो अब हम सीधा सीधा वो क्लबिंग से प्रोविजन शुरू करेंगे। एक एक करके बेटा कुछ टॉपिक्स हैं, इनको हम देखते रहेंगे और ये चैप्टर स्वाहा। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं बेटा इनके, बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। सर पहला पॉइंट क्या कह रहा है ना। मैं एकदम बेटा डिटेल में तो नहीं चलेंगे, हाँ, लेकिन मीनिंग पूरी डिटेल में आपको क्लियर होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे क्या टॉपिक है और उसका कंटेंट क्या है ना। आओ शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। जहां जरूरत लगेगी मैं एक्स्ट्रा और एफर्ट्स डालूंगा। तो शुरू करते हैं। इनकम ट्रांसफर कर दी है एक इंसान ने दूसरे इंसान को बिना असेट ट्रांसफर करे। मैंने अपने वाइफ के नाम की प्रॉपर्टी कर दी है, अपने वाइफ को बोल दिया है कि जो प्रॉपर्टी मेरे नाम की है उस पर रेंट तुम ले लेना। उनके अकाउंट में रेंट आ रहा है, प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, असेट ट्रांसफर नहीं करा, लेकिन इनकम ट्रांसफर कर दी। ये तो और सरासर, ये तो किसी को भी नजर आ जाएगा ये क्यों किया। तुम अपने टैक्स की लायबिलिटी से बच रहे हो भाई। वेयर अ पर्सन ट्रांसफर द इनकम एक्रूइंग फ्रॉम एन एसेट, किसी एसेट से इनकम आ रही है और वो मैंने इनकम ट्रांसफर कर दी विदाउट द ट्रांसफर ऑफ असेट। कोई असेट नहीं दिया मैंने अपनी वाइफ को, सिर्फ इनकम उसके अकाउंट में मंगवा रहा हूं। भाई ये क्यों मंगवा रहा हूं, उसके अकाउंट में आ रही है फिर भी मैं टैक्स दूंगा। सच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। तो जिसने इनकम को ट्रांसफर करा, लेट से एक्स ने वाई को ट्रांसफर करा था, तो वाई के हाथ में क्लबिंग हो जाएगा। वेदर द ट्रांसफर इज रिवोकेबल, चाहे वो जो इनकम का पैसा है वापस एक्स के पास आए, चाहे इररिवोकेबल हो, वापस एक्स के पास ना आए। ट्रांसफर कर दिया ना, बस भाई इनफ है, इनकम ट्रांसफर हो गई ना, बिना असेट को ट्रांसफर करे। अब जय माता दी, कुछ नहीं, बाय बाय टाटा गुड बाय। हाँ, क्लबिंग होगा तो होगा, नथिंग कैन बी डन। आप बच नहीं सकते, क्लबिंग होएगा तो होएगा भाई। सीधा सरल सा नियम है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या कैंडा है, क्या कैंदा सी बेटा, कैंदा सी 61। इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। एक्स ने वाई को जो असेट ट्रांसफर किया ना, अब असेट ट्रांसफर हुआ है, बट ये ट्रांसफर रिवोकेबल है। रिवोकेबल मतलब तो समझते होगे बेटा, वापस आएगा एक्स के पास, असेट ही वापस आ जाएगा, तो उससे आने वाली इनकम भी क्लब होनी चाहिए ना। हाँ, सच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। बेटा ट्रांसफरर इज द पर्सन जो इनकम को या असेट को ट्रांसफर करता है, एंड ट्रांसफर इज द पर्सन जिसको वो मिलता है। तो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब होगा। अ ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी रिवोकेबल। रिवोकेबल कब होता है वो बता रहा है, जब उस ट्रांसफर में एक ऐसा प्रोविजन है जहां रीट्रांसफर हो रहा है होल,
और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि वापस आएगा, या तो इनकम या तो एसेट, या फिर गिव्स राइट टू रीअज्यूम पावर, मेरे पास एक राइट है कि 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद मैं वापस ले लूंगा, तो भाई 15 साल बाद वापस ले लूंगा, इट मींस ये रिवोकेबल है, और रिवोकेबल है तो फिर जो इनकम डाइवर्ट हो गई वो इनकम मेरे हाथ में क्लब होगी। ध्यान से देखना बेटा, एक्स ने वाई को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, डन, ये रिवोकेबल है। अब उस प्रॉपर्टी से, उस असेट से जो भी इनकम हो रही है, ये पॉइंट ये कह रहा है उस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है, उस असेट से जो इनकम हो रही है वो इनके हाथ में क्लब हो जाएगा। ओके सर, यस सर, डन सर, बढ़िया सर, ओके सर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिवोकेबल है बेटा, ध्यान रखना, रिवोकेबल ट्रांसफर था, रिवोकेबल मतलब वापस आएगा। करण अर्जुन आएंगे बेटा। 64, इनकम अराइजिंग टू ए स्पाउस बाय वे ऑफ रेमनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मतलब एक ऐसी कंपनी है बेटा जिसमें किसी इंसान का, इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, आप पढ़ोगे 20% का कंट्रोल है, ठीक है, और उस कंपनी में कोई इंसान काम करता है, बेसिकली इनकी स्पाउस काम करती हैं। तो पॉइंट कहता है इस कंपनी से इनको अगर कोई सैलरी जाती है तो वो इनकम इन्हीं के हाथ में क्लब होगी, लेकिन अगर इनकी खुद की टेक्निकल या फिर एक्सपीरियंस है या फिर नॉलेज है फिर क्लबिंग नहीं होगी। ये अपने बलबूते पे कमा रही हैं फिर तो ठीक है, क्लबिंग नहीं होगी, लेकिन ये अपने बलबूते पे नहीं कमा रही, अपने हस्बैंड के उस कंपनी में 20% से ज्यादा कंट्रोल है, इस वजह से कमा रही हैं, फिर ये इनकम क्लब हो जाएगी। अब इसे हमारे को प्रॉपर पढ़ना है, आओ मैं पढ़ा देता हूं। सच इनकम अराइजिंग टू ए स्पाउस, तो जो स्पाउस को इनकम हुई बेटा, ये वाली इनकम जो स्पाउस ने कमाया, जो इनकम उस स्पाउस को हुई इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी क्योंकि उस कंपनी में मेरा कंट्रोल था। However, if remuneration received is attributable to application of technical, लेकिन जो वाइफ थी, स्पाउस थी, उनकी टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, फिर वो क्लबिंग नहीं होगी। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है प्रोफेशनल स्किल्स, तो फिर उस केस में क्लबिंग होएगा, अदरवाइज क्लबिंग नहीं होएगा। अगर है स्किल तो ठीक है भाई, नहीं करेंगे क्लबिंग, ठीक है सर। फिर इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम असेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इनकम, अब बेटा असेट ट्रांसफर हो रहा है स्पाउस को, ऊपर वाले में वो कंपनी वाला पॉइंट था, इस पे क्वेश्चन बनते हैं जनरली। इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर, जो ट्रांसफर हुआ था फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन और नॉट इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, मतलब डाइवोर्स नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम वन स्पाउस टू अनदर shall be included in the total income of the transferor। भाई मैंने अपनी कोई असेट ट्रांसफर किया है, अभी हमारे बीच में कोई तलाक वगैरह नहीं हुआ है, लीव अपार्ट नहीं हुआ है, अब जो असेट ट्रांसफर हुआ है उससे जो भी इनकम होगी वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी, ये यहां लिखा हुआ है। However, this provision will not apply in case of transfer of house property since the transferor spouse would be deemed। बेटा हाउस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में ना एक थ्योरी का टॉपिक होता है लास्ट में, डीम्ड ओनरशिप, वहां पे तो पहले ही हस्बैंड भाई साहब डीम्ड ओनर बन जाएंगे, उन पे तो वैसे ही क्लबिंग हो चुकी है, वहीं पे हो चुकी है, उन्हें यहां लाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहीं उसी चैप्टर में वो क्लबिंग की भेंट चढ़ गया, बस वो उसी चैप्टर में लिखा हुआ है, अलग से यहां नहीं लिखा। डन है। तो बेटा ये पेज हमारे लिए बहुत काम का था, समराइज फॉर्म में परफेक्ट लिखा हुआ है, यहां से आप पढ़ के जाओगे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नजर आएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्लबिंग वो स्पाउस वाला बेटा लिखा हुआ है ना, वो जो कंपनी में 20% वाली बात मैंने बोली थी ना, वो यहां से बोली थी, तो एक बार इसे देख लेते हैं अच्छे से क्या लिखा हुआ है। हाँ सर, circumstances when an individual is deemed to have substantial interest in a concern मतलब बिजनेस, कब किसी बिजनेस में माना जाएगा किसी इंसान का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो कहता है अगर वो कंपनी है तो 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, अगर वो कुछ और है तो 20% और मोर प्रॉफिट में पार्ट है। कंपनी है तो 20% या मोर, ये तो कंपनी लॉबी कहता है बेटा, वोटिंग पावर, हाँ टोटल वोटिंग पावर का 20% और मोर है, या फिर अगर कंपनी नहीं है कुछ और है, लाइक पार्टनरशिप है या LLP है, कुछ भी है, तो फिर 20% और मोर प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो फिर माना जाएगा कि मेरा उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और जब उस कंपनी से मेरी स्पाउस को सैलरी जाएगी तो फिर वो सैलरी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी, लेकिन अगर इसकी खुद की एक्सपीरियंस है फिर मेरे हाथ में क्लब नहीं होगी। आई होप बच्चे डन होगा,
और ये बढ़िया टॉपिक था, पेपर में बन सकता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वही वाला पॉइंट जो हमने पढ़ लिया है, टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल के बेसिस पे कुछ हो रहा है, बीबीजी पैसा कमा रही है, फिर क्लबिंग नहीं होती है। ओके सर। फिर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, भाई दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, तो कहता है where both husband and wife have substantial interest in a concern and both are in receipt of income by way of salary from the shared concern, that such income will be includable in the hands of spouse whose total income excluding such income is higher। दोनों का ही इंटरेस्ट है उस कंपनी में, दोनों का ही 20% से ज्यादा का कंट्रोल है। अब किसका किस में हाथ में क्लब होगा, दोनों लड़ने लग गए आपस में, तो लॉ ने बोला वो वाली सैलरी जो इस कंपनी से आ रही है उसे हटा दो, उसके अलावा जो इनकम है जिसकी हाइयर है उसके हाथ में क्लब कर दो। मतलब इनकम टैक्स वालों ने मियाँ बीबी का झगड़ा ही सुलझवा दिया। दोनों लड़ रहे थे, हस्बैंड कह रहा था तेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, तेरे हाथ में क्लब होगा, वाइफ कह रही थी तेरे हाथ में होगा, दोनों तू मैं जो नॉर्मली होता है, उन्हें एक और नया बहाना मिल गया लड़ने का। तो सरकार ने, सीबीडीटी वालों ने, इनकम टैक्स वालों ने लड़ाई एक जगह तो रोक दी भाई मियाँ बीबी की। क्या थी लड़ाई कि भाई किसके हाथ में क्लब होगा, टेंशन है ना, दोनों का 20% से ज्यादा था, तो ये कहता है तेरे में होगी, वो कहता है तेरे में होगी, तो टेंशन है ना, तो एक काम करो, सैलरी वाली जो कंसर्न से इस बिजनेस से पैसा मिल रहा था उसे हटाओ, इसके अलावा जिसकी इनकम, बाकी अदर इनकम हाइयर है उसके हाथ में क्लब कर देंगे, बाय बाय। अब ना होगा लड़ाई। लड़ाई सुलझवाने में इनकम टैक्स वालों ने बहुत अच्छा काम कर दिया। ये सपोर्ट है, ये भाई इनकम टैक्स वाले इन लड़ाइयों से तंग आ गए होंगे, तो उन्होंने प्रोविजन बना दिया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। चलो जी, इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ असेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, स्पाउस के बेनिफिट के लिए इनकम नहीं जा रही है बेटा, उनको पास बेनिफिट्स जा रहे हैं अपन, अब बेनिफिट्स जा रहे हैं, ठीक है। यह सन की बीबी को, सन की बीबी मतलब बहू जी, ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फ्रॉम असेट ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, पर्याप्त कंसिडरेशन नहीं था, इज इंक्लूडेबल इन द एंड ऑफ ट्रांसफरर, ये ट्रांसफर के हाथ में इंक्लूड होएगा। To the extent such income is used by the transferee for the immediate or deferred benefit of transferor, बस उतना ही क्लबिंग होगा जितने से मेरी बीवी या बहू के बेनिफिट्स हुए हैं, जितना बेनिफिट अराइज हुआ है उतना ही क्लबिंग होगा। ट्रांसफरी को बेनिफिट्स पैसा मिला है, उस पैसे से मेरी बीबी का बेनिफिट हो रहा है या मेरी सन्स की वाइफ का बेनिफिट हो रहा है, तो जितना बेनिफिट हो रहा है दैट अमाउंट विल बी क्लब इन माई हैंड। ओके सर, माइनर अपने आप में बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर इसे मैं दोबारा से दिखा दूंगा आगे, बस यहाँ पे पढ़ा दूंगा, अगली बार जब लिखा हुआ होगा तो उसे समझा दूंगा, डिटेल में लिखा हुआ है वहां पे। ऑल इनकम जो किसी माइनर चाइल्ड को हो रहा है, इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर, बेटा ये ध्यान रखना, वो जानबूझकर इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर पे ही सवाल बनाएगा, तो उन्हें मिलाकर है तो माइनर ही ना यार, ठीक है। सेल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट, पेरेंट के इनकम में क्लब होगा। नाउ कौन से वाले इनकम, फिर लड़ने लग गए मियाँ बीवी, फिर तलवारें निकल आई, तो सरकार ने यहाँ पे भी तलवारें अंदर डलवा दी। सरकार ने बोला भाई सुनो, बच्चे के इनकम को साइड करो, इसे हटाकर जिसकी इनकम ज्यादा है उसके साथ क्लब कर दो, झगड़े खत्म। द इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड विद द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर्स इनकम, बच्चे की इनकम हटाकर, बच्चे की इनकम हटाकर जिसकी हाइयर है उसके साथ क्लबिंग कर देंगे। सी क्या क्या झगड़े, मियाँ बीवी सोच रहे थे लड़ने का मौका मिलेगा, बीवी सोच रही थी लड़ने का एक नया बहाना मिलेगा, या चाहे हस्बैंड सोच रहा हो, व्हाटएवर बी द केस, नहीं है मिलेगा, यहां तो नहीं मिलेगा। चलो अब सर, वेयर द मैरिज ऑफ पेरेंट्स डज नॉट सब्सिस्ट, अब यार ये थोड़ा बुरा लगा, तो शादी टूट गई यार। द इनकम ऑफ द माइनर विल बी इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड, तो फिर अब उस बच्चे की हाथ की इनकम कौन से हाथ में क्लब होगी, जो बच्चे को मेंटेन करता है, मतलब जिसके पास कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई तू रख बच्चे को, उसके साथ क्लबिंग कर देंगे। फिर कहता है जिसके साथ भी क्लबिंग हो रही है उसको एक बच्चे का, एक बच्चा है ना, तो बच्चों के साथ बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, बच्चों की जितनी भी इनकम है ना उसमें 1500 रुपये पर चाइल्ड का, 2 बच्चों तक का डिडक्शन मिलेगा। लो भाई 1500 रुपये का लॉलीपॉप खा लो, 1500 रुपये का डिडक्शन मिलेगा पर चाइल्ड अंडर सेक्शन 1032, ठीक है। ये 1500 रुपये का एक तरीके से आप कह सकते हो बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा तो हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है
मैक्सिमम ऑफ 1500 रुपए पर चाइल्ड। मान के चलो बेटा, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल इनकम ही 800 है, मान के चलो बालक इनकम ही 800 है बच्चे की, तो अब क्या 1500 की मिलेगी? ना जी ना, 800 ही मिलेगी। मैक्सिमम 1500 है जी। 4000 होगी तो 4000 होगी तो 1500 माइनस करके 2500 क्लब हो जाएगा। 1 करोड़ होगी तो 1 करोड़ में से 1500 माइनस करके बाकी 9 करोड़ 99 लाख और जितने भी हो गए वो क्लब हो जाएगा। बस 1500 का एक बच्चे का मिलेगा। ठीक है, फिर कह रहा है क्लबिंग नहीं होगी अगर बच्चे ने अपने बलबूते पे पैसा कमाया है। ये लाइन भी पढ़ लो। एग्जाम्शन जब भी मिलेगी जब आप ओल्ड रिजीम में हो, तो ज्यादातर जगह पे है ना यार, ओल्ड रिजीम वालों को एग्जाम्शन मिल रही है। ठीक है, ठीक है। अगर बच्चा खुद का कोई टैलेंट, स्किल और कोई स्पेशलाइज नॉलेज लेकर काम कर रहा है, या बच्चा बेचारा 80U वाली बीमारी से परेशान है। 80U बेटा ये डिडक्शन का चैप्टर का पार्ट है। 80U में डिसेबिलिटीज की बात है ना, कुछ 7 डिसेबिलिटीज हैं और कुछ बीमारियों की बात है। अगर बच्चा उससे ग्रस्त है तो फिर उस बच्चे की कोई भी इनकम होगी तो नो क्लबिंग, या फिर बच्चे का खुद का स्किल, टैलेंट है, कोई नॉलेज है, स्किल है, कुछ भी है, खुद का है, अपने बलबूते पे कमा रहा है, देन ऑल्सो नो क्लबिंग। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, इन दोनों केसेस में क्लबिंग नहीं होती है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप बच्चे समझ में आ गया होगा। बच्चों की बात चल रही है और यहाँ पे भी सामने बच्चों की बातें चल रही है। ठीक है, यहाँ पे बेटा HUF का लिखा हुआ है, कन्वर्जन होगा तो भी कर्ता के हाथ में इनकम वो हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, अगर कर्ता ने कुछ कन्वर्जन किया है तो। बाकी तो ऐसा कुछ और नहीं है। बस माइनर का मैंने अभी आपको बताया था ना, माइनर का डिटेल में भी अलग से लिखा हुआ मिलेगा, तो ये वही है, ये वही वाला है, थोड़ा है कंटेंट वही। एक बार आप देख लो, किसी भी माइनर की इनकम उसके पेरेंट के साथ क्लब होती है। ठीक है, लेकिन कोई स्किल या कोई नॉलेज वगैरह एक्सपीरियंस है फिर क्लबिंग नहीं होगी। किसके साथ क्लब होगी? जिसकी इनकम बच्चे की इनकम को हटाकर हाईयर है। इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ लिखा ही हुआ है। ठीक है, आगे वो तलाक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर ओल्ड वाले उसमें मिलता है, एग्जाम्शन मिलेगी 1500 रुपए की। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ अब बेटा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की बातें अलग है। मैं सच बता रहा हूँ, दिस चैप्टर इज लिटरली नॉट अ चैप्टर, दिस इज बेसिकली बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही तो है यार। आप इसे पीजीबीपी और बाकी चैप्टरों के सामने रखो, लाइक कैपिटल गेन, सैलरी, उधर आईटीसी या फिर लेवी एंड कलेक्शन, तो आपको लगेगा सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, एकदम छोटा सा है सर, एकदम छोटा सा है। हाँ लेकिन ये हमारे को 5 नंबर देकर जा सकता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो भाई तुम लोगों को मजा आ जाएगा भाई, मजा। आई रिपीट, मजा। आई रिपीट, मौजा आ जाएगा, मौजा, नॉट मोजा, मौजा, मौजा। पीने वाली माजा? नो बेटा, पीने वाली नहीं। चलो अब क्या हम आगे बढ़े? हाँ सर। सर आगे क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में एक तो वो कंसर्न वाला 20% वाला लॉ था, उसे अच्छे से देखकर जाओगे आप, और दूसरा माइनर वाला लॉ था। इन दोनों को आपको अच्छे से 100% तरीके से करके जाना है। वैसे तो ये चैप्टर इतना छोटा है कि आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से कर सकते हो, लेकिन स्टिल ये दोनों तो आप गलती से भी गलती ना हो जाए ये दोनों छोड़ने की आपसे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो तो फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखे हुए हैं सर? आओ बेटा मैं बताते हैं। सर 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 सर, हाँ बेटा सर, मैंने ना 2024 वर्ष, 2025 वर्ष, समझना बेटा समझना, है ना, 2026 वर्ष, मैंने 2024 वर्ष में ना बेटा प्रॉफिट कमाया था बहुत मोटा। तो सरकार ने मुझसे टैक्स भी लिया और मुझे आनंद मिला, मुझे खुशी मिली कि हाँ मैंने पैसा कमाया, मैं टैक्स दे दूंगा। प्रॉफिट ज़्यादा था, मैंने टैक्स भी ज़्यादा दे दिया, सब खुश, सरकार खुश, मैं खुश, बल्ले बल्ले थे और मजे ही आ गए। बट बट 2025 विच सानू हो गया लॉस। अब सानू की करें? माथा पकड़े, गला दबाएं, क्या करें? क्या लॉस हुआ है, बुरा बुरा तो लगता ही है यार लॉस पर। नाउ प्रॉफिट था तो सरकार ने टैक्स लिया था, लॉस हुआ है तो सरकार टैक्स दे देगी। काश ऐसा होता,
तो लॉस में भी थोड़ा सा लॉस बुरा तो लगता है, लेकिन थोड़ा सा ठीक हो जाता, मन थोड़ा अच्छा हो जाता है, होता है ना कि एक मन ठीक हो जाता है। तो सरकार ने बोला ना भाई, ये तो हमसे ना हो पाएगा, सॉरी, हम कुछ देते नहीं है, हम तो लेने के लिए बने हैं, ठीक है। तो सरकार ने बोला लेकिन सुन असेसी, तू क्यों मायूस होकर जा रहा है। बेचारे असेसी का मुंह ऐसा हो गया था, देखो मिट गया बेचारे असेसी का मुंह, ऐसा हो गया था बेचारे का। ये उसकी आंखें थी और आंखों से इस तरीके से, यूं इस तरीके से, सच में लग रहा नहीं है कि कितना। भाई बच्चा कह रहा है कि सर पानी जैसी बूंदे बनाओ, ले बेटा पानी जैसी बूंदे बना। बेचारा एकदम पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया, वही वाला हो गया, ठीक है। बेचारा बहुत बहुत परेशान हुआ। तो सरकार ने बोला सुन ऐसी सुन, तू क्यों रो रहा है। मैं ना सरकार ने बोला तू मेरा भाई है, तू मेरा बच्चा है वही बोला सरकार ने। और सरकार ने बोला यार सुन, इस बार तुझे लॉस लगा है ना, लॉस हुआ है ना, तो एक काम कर, अगले साल जब प्रॉफिट होएगा ना, अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो इस वाले लॉस को सेट ऑफ कर लेना, सेट ऑफ। फिर जो बचेगा रिमेनिंग उस पर टैक्स दे देना, रिमेनिंग इनकम पे टैक्स दे देना। या तो तुम, एक तो ये ऑप्शन है मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा भी बेटा, एक जगह से लॉस हुआ है लेकिन किसी और जगह से इनकम हुई है, प्रॉफिट हुआ है, तो वहां से भी एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट कर रहे हैं, सेट ऑफ का मतलब एक ही है। हमारे को अगर लॉस हुआ है और अगर मेरे को कहीं और प्रॉफिट भी हुआ है, तो लॉस वाले को हम प्रॉफिट वाले से सेट ऑफ कर देंगे, फिर जो बचेगा उसके ऊपर हम टैक्स दे देंगे। बट इसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे रूल्स है और बहुत सारे रेगुलेशन है। कब कब होता है, कब कब नहीं होता है, कैसे होता है, कितने सालों तक होता है, ये सब कुछ है, डन ना। तो मैंने ना आपको यहाँ पे एक तरीके से दोनों वर्ड बताया, एक तो सेट ऑफ मतलब एडजस्ट करना, एक तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, इसका मतलब तो यही हुआ ना, एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, हाँ। और एक होता है कैरी फॉरवर्ड, सीएफ, कैरी फॉरवर्ड, कि अगले सालों में ले गए, इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो ये सब कुछ हमारे इस चैप्टर का पार्ट है, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक है। तो आओ बच्चे, इसको अपन कवर करते हैं। बहुत इजी है और क्या ही मैं बताऊं, इतना इजी है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। शुरू करते हैं, शुरू। लिखा हुआ है while one endeavors to derive income, हमारे एंडिवर्स मतलब हमारे सपने होते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएं, इनकम कमाएं, लेकिन इसी सपनों के बीच में कई बार लॉस हो जाता है। छन से जो टूटा कोई सपना, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और अब नेचुरल जस्टिस लगा और सरकार ने बोला सुन यार, क्यों मायूस होकर जा रहा है, देखो ना यार, इस इंसान की इनकम देखकर तो शकल देखकर तो अच्छे अच्छे का दिल टूट जाए, अच्छे अच्छे लोगों का मुंह, मतलब बेचार मैं क्या ही बोलूं, इतना बुरा लग रहा है। तो सरकार ने बोला हाँ आओ तुम इधर आओ, हम तुम्हारे को बेनिफिट देते हैं, हम तुम्हारे को इसका सेट ऑफ देते हैं, ठीक है। द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया रिकॉग्नाइज दिस एंड प्रोवाइड फॉर एडजस्टमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लॉसेस। भाई लॉसेस को आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है। सरकार इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है। सर इस लाइन का क्या मतलब है, इतनी भी बुरी नहीं है? इतनी भी बुरी नहीं है मतलब ये सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, ठीक है। अब बेटा समझना ध्यान से, दो तरीके के सेट ऑफ होते हैं, याद आएगा आपको, अभी याद आएगा। एक इंटर हेड, हेड ये वाला नहीं, हाँ इनकम टैक्स वाले हेड, हाँ। और दूसरा दूसरा इंट्रा हेड बेटा, इंट्रा, इंट्रा इंटर हेड कहता है, पहले इंट्रा बता देता हूं। जैसे लेट से पीजीबीपी एक हेड है, ठीक है। इसमें एक बिजनेस था, बिजनेस वन था, लेट से मेरा, मैं आइसक्रीम बेचता था, आइसक्रीम ले लो, ठीक है। और मेरा बिजनेस टू था, किस चीज का, प्रिंटिंग करवा लो, प्रिंटिंग का, डन ना। बेचारे बिजनेस वन में लोगों ने लॉस लगवा दिया, और बिजनेस लोगों ने मतलब मेरे को लॉस हो गया, दूसरे वाले में प्रॉफिट हो गया सी। तो सरकार कहती सी ये इंट्रा हेड है, एक ही हेड के अंदर एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से कर दो सेट ऑफ, कर दो एडजस्ट, दिस इज इंट्रा हेड, विद इन हेड।
विद इन हेड होंदा सी, विद इन हेड है बेटा। वेयर एज इस तरफ क्या होगा मेरे प्यारे बेटा, इंटर हेड के अंदर वन हेड, लेट से मैं कहता हूं बिजनेस पीजीबीपी, बिजनेस क्यों लिख रहा हूं पीजीबीपी, इसका एडजस्टमेंट होगा अनदर हेड, कोई और हेड की इनकम, कोई और हेड की इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं हाउस प्रॉपर्टी, एक हेड दूसरे हेड से हो रहा है, इंटर हेड है ना। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा, इस वाले में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, रिस्ट्रिक्शन इसमें भी है, लेकिन इस वाले में रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है क्योंकि हेड बदल गए ना। इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं बट रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम है। आई होप आपको, जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा उनको भी अब समझ में आना शुरू हो गया होगा। एक जगह रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है और एक जगह रिस्ट्रिक्शंस कम है। नाउ वो क्या है वही अगर हमने समझ लिया तो चैप्टर में कुछ और नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा बेटा। सच में यकीन मानना मेरी बात, नथिंग विल बी लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचेगा। आओ शुरू करते हैं। इंटरहेड का मतलब क्लियर है? हाँ सर। और दूसरा था हमारा इंटरहेड सेट ऑफ, उसी की मीनिंग बता रहा है बेटा। चलो आओ शुरू करते हैं। यहां से कह रहा है इंटर सोर्स मतलब एक सोर्स का दूसरे से, मतलब इंटर सोर्स का मतलब समझ गए, हेड एक ही है, हेड वन ही है, उसके अंदर एक सोर्स का दूसरे सोर्स से। और इंटर सोर्स मतलब एक ही हेड है, मतलब इंट्रा हेड। तो एक हो गया इंट्रा हेड और एक हो गया इंटर हेड। अब इसके लिए क्या नियम है, आओ ये पढ़ते हैं। एक ये रहा और एक ये रहा, यही दोनों मेन है। बेसिकली मेन इधर वाला कंटेंट नहीं है, मेन इधर वाला कंटेंट है। अगर आपने ये याद कर लिया और 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो यू विल फील लकी इनफ, आपको बहुत लकी फील होएगा, है ना। हाँ लकी, वही क्लास वाला लकी बेटा। हाँ बेटा लकी, क्लास वाला लकी। चलो शुरू करते हैं। सर पहले इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड, बेटा सेम हेड, बोलो 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 बोलो, इंट्रा हेड। ठीक है। एनी लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स, एक सोर्स से लॉस लगाए, सेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड। हेड सेम है, हेड सेम है, एक सोर्स का दूसरे सोर्स से सेट ऑफ हो रहा है, हेड सेम है, हेड सेम है। जैसे टेक्सटाइल बिजनेस के लॉस से प्रिंटिंग बिजनेस के प्रॉफिट को सेट ऑफ कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से दूसरे हाउस प्रॉपर्टी को सेट ऑफ कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लॉस से शॉर्ट टर्म कैपिटल के लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर दिया। तो ये हो गया विद इन हेड, एक ही हेड के अंदर अलग अलग सोर्स थे, उनको आपस में सेट ऑफ कर दिया। बट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन दैट वी शुड रिमेंबर। फर्स्ट, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, स्पेकुलेशन वाला बिजनेस क्वेश्चन में बताएगा बेटा साहब, स्पेकुलेशन वाले का लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद दूसरा कोई स्पेकुलेशन। एक स्पेकुलेशन वाले का, क्या लिखता हूं बेटा, एक स्पेकुलेशन वाले का बिजनेस का लॉस दूसरे किसी सिर्फ स्पेकुलेशन वाले से ही हो सकता है, नॉन स्पेकुलेशन वाले बिजनेस से नहीं हो सकता। ये रिस्ट्रिक्शन हो गई, एक्सेप्शन हो गई। वैसे तो एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से अलाउड है, हाँ सर, बट स्पेकुलेशन वालों का सिर्फ स्पेकुलेशन वालों से अलाउड है, किसी और नॉर्मल बिजनेस वाले से अलाउड नहीं है। ऐसे हाथ कांपने चाहिए आपके अगर आप करने लगोगे क्वेश्चन में। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। सर ध्यान से देखना भाई, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ना छोटा भाई है, छोटा भाई है, इसकी दूसरा छोटा भाई भी हेल्प कर सकता है और बड़ा भाई तो हमेशा ही हेल्प ही करता है ये। लेकिन अगर लॉस लगा है बड़े भाई को, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो फिर अब छोटा भाई कहां हेल्प करेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ नहीं होएगा, ये सेटअप होगा दूसरे किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। मतलब लॉन्ग वाला सिर्फ लॉन्ग वाले से सेटअप होता है, लेकिन शॉर्ट वाला शॉर्ट से भी होता है और लॉन्ग वाले से भी होता है। ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे,
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होता है, शॉर्ट टर्म से नहीं होता है, इसलिए यहां लिखा हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म से भी हो जाता फिर ये एक्सेप्शन नहीं होती, फिर तो नॉर्मल बात थी, हेड में कहीं से भी किसी से भी कर लो। वैसे तो विद इन हेड होता है, लेकिन विद इन हेड में रिस्ट्रिक्शन चल रही है, रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्शन, यहां पे ऐसा नहीं होता, विद इन हेड भी नहीं होता। फिर ये ऊट पटांग इनकम है बेटा, अगली जैसे स्पेकुलेशन थी बेटा। ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, रेस हॉर्स में पैसा नहीं लगाया, रेस हॉर्स का बिजनेस करवाता हूं मैं, रेस हॉर्स का काम करवाता हूं, रेस हॉर्स में नहीं लगाया, रेस हॉर्स चलाता हूं मैं, ठीक है। तो इसका लॉस सिर्फ रेस हॉर्स वाले प्रॉफिट से ही सेटअप होगा, ठीक है। फिर एनएसएससी कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी पीजीबीपी के अंदर एक स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस से सेटअप होगा, मतलब स्पेसिफाइड का किसी और से सेटअप होना अलाउड नहीं है। तो बेटा चार ही बातें हैं, लॉन्ग टर्म का सिर्फ लॉन्ग टर्म से होता है, स्पेकुलेशन का सिर्फ स्पेकुलेशन से होता है, रेस हॉर्स का सिर्फ रेस हॉर्स से होता है, स्पेसिफाइड का सिर्फ स्पेसिफाइड से होता है। ये सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, इसके अलावा विद इन हेड में सब अलाउड है, विद इन हेड में सब अलाउड है, दूसरे हेड की बात नहीं कर रहा हूं, विद इन हेड में सारा एक दूसरे से माइनस हो जाएगा, एक घर का दूसरे घर से, एक प्रिंटिंग बिजनेस का टेक्सटाइल वाले, सब कुछ हो जाएगा, बट ये चार विद इन हेड नहीं हो पाएंगे, ये चार विद इन हेड नहीं हो पाएंगे, रिमेंबर दिस। अब बेटा इंटरहेड है, इंटरहेड मतलब एक हेड का लॉस, यहां एक सोर्स का लॉस था, यहां एक हेड का लॉस है, एक हेड का लॉस दूसरे हेड के इनकम से सेट ऑफ हो रहा है। तो अब कुछ इसकी भी रिस्ट्रिक्शन है, वो देखते हैं ध्यान से बेटा। फर्स्ट ध्यान से देखना, लेजर पेन चलाते हैं, चलो कहता है लॉस अंडर हेड पीजीबीपी, पीजीबीपी का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। भाई पीजीबीपी को तुम किसी से भी हेड से करवा लो, सैलरी से नहीं हो सकता, मतलब पीजीबीपी का लॉस अगर सैलरी में पॉजिटिव फिगर है, प्लस है, लेकिन पीजीबीपी में लॉस है, तो वो सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना, ये वाला इंटरहेड अलाउड नहीं है। पीजीबीपी का लॉस सैलरी के प्रॉफिट से सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है, और सैलरी में तो लॉस हो ही नहीं सकता। आप सोच के देखो, सैलरी में कभी लॉस आया? आपका आंसर सोचो, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आया, कैपिटल गेन में लॉस आया, पीजीबीपी में लॉस आया, सैलरी में कभी माइनस में सैलरी मिली है? माइनस में सैलरी सुन के हंसी नहीं आ रही? तो सैलरी के लॉस की तो सवाल ही नहीं उठती, सैलरी तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, लेकिन क्या वो सैलरी का पॉजिटिव पीजीबीपी की हेल्प कर पाएगा, पीजीबीपी के लॉस को एडजस्ट करवा पाएगा? दूसरा लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन, बेटा ये वाली बात है, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। बेचारा कैपिटल गेन किसी से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, कैपिटल गेन वाला सिर्फ अंदर ही अंदर सेट ऑफ होता है, बेचारे कैपिटल वाले किसी और के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि कैपिटल आमतौर पे बड़ी फिगर होती है, इतनी बड़ी फिगर को किस किस के साथ सेटअप कराएं? तो इसलिए बेटा कैपिटल गेन वाला जनरली सिर्फ कैपिटल गेन, जनरली क्या है, ये लॉ है, कैपिटल गेन वाला सिर्फ कैपिटल गेन के साथ सेटअप होता है, इसका किसी और हेड से कोई, इसका कोई दोस्त नहीं है यार। बुरा लगा ना आपको, बट यही सत्य है। चलो थर्ड, आगे क्या था? स्पेकुलेशन लॉस एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, वैसे आ गया, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। तो एक का लॉस, चाहे वो रेस हॉर्स वाला हो, चाहे वो ये ऊट पटांग हरकतें जो भी स्पेकुलेशन वाला है, ये भी किसी और हेड से नहीं हो सकता, ये तो विद इन हेड भी नहीं होता था, इंटर कहां से हेड हो जाएगा? फिर 35 एडी वाला भी सिर्फ 35 एडी से होता है, किसी और हेड से नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इसे पढ़ा देता हूं मैं, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसे वैसे अलग से भी लिखा हुआ है मैंने हाउस प्रॉपर्टी में, आगे जाकर ना डिटेल में हाउस प्रॉपर्टी को अलग से लिखा हुआ है, तो ये बात यहाँ पे भी वही है। द लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड नॉट बी अलाउएबल टू बी सेट ऑफ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता अंडर द अदर हेड, किसी और हेड के साथ, एंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अगर आप कंसेशनल वाले में हो, कंसेशनल मतलब न्यू वाले में हो, अगर न्यू रिजिम में हो, नो सेट ऑफ विद एनी हेड, नो सेट ऑफ विद हेड विद अदर हेड, अगर न्यू वाले में हो। बट अगर आप ओल्ड वाले में हो, अगर इफ द असेसी एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स, मतलब ओल्ड वाले में चले गए, ऑप्शनल वाले में चले गए, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन लिमिट है मैक्सिमम 2 लाख रुपए की, 2 लाख तक। अगर ओल्ड वाले में हो तो 2 लाख तक किसी हेड से करवा सकते हो, लेकिन नए वाले में हो तो 1 पैसे का भी सेट ऑफ अलाउड नहीं है हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का, ठीक है।
और जो रिमेनिंग होगा वो अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, बोलो क्लियर है क्या? आई होप बच्चे आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। सेक्शन 70 और 71 यही है, ये दोनों ही बहुत इजी हैं और दोनों, बस दोनों में हमारे को अगर रेस्ट्रिक्शंस याद है, एक्सेप्शंस याद है, तो यू कैन इजीली स्कोर वेल बेटा। आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे इन दोनों चैप्टरों में। कुछ मुश्किल वाला है ही नहीं इसके अंदर, सच में एकदम से सीरियस नोट पे कह रहा हूँ। अगर कुछ होता ना तो मैं आपको पक्का जागरूक कर देता या फिर डरा देता या कुछ तो बोलता। हाँ, बस इन क्वेश्चनों में ना डेटा बहुत अच्छे से देखना होता है। डेटा छोटा ही क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारे को डेटा को बहुत ध्यान पूर्वक देखना होता है। क्वेश्चन करने में समय नहीं लगेगा, डेटा को अच्छे से देखो, किसका किससे होता है, एनालाइज करने में आप समय लगाना। जल्दबाजी मत करना, वरना ये क्वेश्चन जितना इजी होता है उतना ही दुख भी दे देता है अगर आप जल्दबाजी में आंसर करने बैठोगे। ठीक है सर? बेटा आगे कहता है, हाँ अगर बेटा सेम ईयर सेटअप हो गया तो ठीक है, वरना अब वो अगले सालों में जाएगा, अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड होएगा। तो कौन सा कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड होता है वो देखते हैं। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बेटा पीजीबीपी का है, सेक्शन 32 याद करो। पीजीबीपी ये यहां पे बता रखा है, इनकम अगेंस्ट विच द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ। किसके साथ हो सकता है? तो किसी के साथ भी हो सकता है सैलरी को छोड़कर। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड के साथ हो सकता है सैलरी को छोड़कर। ठीक है, कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा? अनंत काल, इंडेफिनिट। अनएब्सॉर्ब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ा था, ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो सकता है, किसी और से नहीं। 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा। 8 साल तक यूज हुआ तो ठीक, वरना लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अनएब्सॉर्ब बिजनेस लॉसेस सिर्फ पीजीबीपी के साथ सेट ऑफ हो सकते हैं, 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर नहीं हो पाया तो। स्पेकुलेशन का सिर्फ स्पेकुलेशन वाले से हो सकता है, बट कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 4 सालों है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, स्पेकुलेशन का सिर्फ स्पेकुलेशन से होता है। ये ना अगले सालों में किसके साथ सेटअप होगा वो बता रहा है, ये अगले सालों के लिए है। सेम ईयर कैसे होता है वो तो पढ़ लिया, ये अगले सालों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर 35 एडी का सिर्फ 35 एडी से वाले से होगा, और ये भी अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो अनंत काल तक, इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होएगा। ये 8 नहीं लिखा कहीं तो मैं से 8 बोल दो, इन्फिनिटी बेटा। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होता है, 8 साल। शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होएगा। रेस हॉर्स, ये सारी ऊट पटांग वाली हरकतें, मतलब इनकम, ये लॉस सिर्फ सेम वाले हेड से ही हो सकती है, सेम वाले नेचर से हो सकती है, और 4 सालों तक अगर सेटअप हो गया तो ठीक, वरना लैप्स हो जाएगा। तो 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 असेसमेंट ईयर्स तक। ये अलग अलग कैरी फॉरवर्ड के पीरियड है, इस पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन में डेटा दिया जा सकता है, तो ये हमारे को याद होने चाहिए। कौन सा वाला कितने साल होता है? 2 थे इंडेफिनिट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और 35 एडी वाला। 2 थे बुरे बुरे, एक स्पेकुलेशन वाला और एक ये रेस हॉर्स वाला, तो इनके लिए 4-4 साल। इसके अलावा बाकी सब में 8-8-8-8-8-8-8। बोलो बेटा डन? हाँ सर, यस सर, ओके बेटा। अब ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस बेटा कैसे कैसे सेट ऑफ होता है, सीक्वेंस। ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे सीक्वेंस बेटा। क्या था? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पहले सेट ऑफ होता है, फिर करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन 35 का होता है, फिर करंट ईयर का फैमिली प्लानिंग का होता है, फिर पिछले सालों का लॉस आता है, फिर पिछले सालों का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब मैं बताता हूं समझना क्या है। ये पहले नहीं कर सकते, बाद में नहीं कर सकते, ये इसी मैनर में चलेगा। पहले ये माइनस होगा, फिर भी प्रॉफिट है तो फिर ये माइनस होगा, फिर भी प्रॉफिट है तो फिर ये माइनस होगा, फिर भी प्रॉफिट है तो फिर ये सीक्वेंस है। तीसरे नंबर पे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। लेट से मेरा यहीं तक सारा प्रॉफिट खत्म हो गया, तो ये फिर और अगले सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये सीक्वेंस हमारे को ये भी याद रखना पड़ेगा। देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसे याद कर लो, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन आ गए ना मजे आ जाएंगे आपको। 10 में से 8 नंबर 9 नंबर लाना इज नॉट अ बिग डील फॉर दिस टॉपिक। सच में मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बिग डील, रियली बहुत ईजी है बेटा। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। बताओ क्लियर है क्या? बोलो बोलो। चलो जी, अगले में क्या लिखा हुआ है आओ मैं बता देता हूं। आगे लिखा हुआ है बेटा, एज पर सेक्शन 80, आपने रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर सुना होगा, सेक्शन 139(1) और अलग अलग सेक्शन है, 139(3), 5, 8, 8, 8A, 9।
तो सेक्शन 80 कहता है कि अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, सेक्शन 80 कहता है कि अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है आने वाले सालों में, तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है इसकी, ये ध्यान रखना, ये मेन है, सेक्शन 80 का ये मेन कंटेंट। बोलो डन? हाँ आओ एक बार मैं दिखा देता हूं। नोट, एज पर सेक्शन 80 फाइलिंग ऑफ लॉस रिटर्न, जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न होती है वैसे लॉस रिटर्न होती है, सेम होता है बेटा, सेम, बस माइनस में फिगर आ जाएगी, है ना। लॉस रिटर्न को आप ये मत सोचना कि लॉस है तो कुछ अलग फॉर्मेट होगा, ना बेटा सेम है, सेम। तो कहता है फाइलिंग ऑफ लॉस रिटर्न अंडर सेक्शन 139(3) लॉस रिटर्न ऑफ लॉस का ही है, विद इन द ड्यू डेट, और उसी ड्यू डेट के अंदर होना चाहिए जो 139 के अंदर है। बेटा 139 के अंदर ना 3 लोगों के लिए अलग अलग ड्यू डेट है। 31 जुलाई है सैलरीड और नॉर्मल इनकम के लिए, जिनका कोई ऑडिट होता है किसी लॉ में या टैक्स ऑडिट हो रहा है तो उन लोगों के लिए हमारा 31 अक्टूबर, और कोई 92E सेक्शन करके है बेटा, उन लोगों के लिए फिर 30 नवंबर होती है ड्यू डेट। तो इन ड्यू डेट के अंदर, ये आप पढ़ोगे रिटर्न ऑफ इनकम में, तो इन ड्यू डेट के अंदर रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना मैंडेटरी है, तभी आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। एक्सेप्ट बट इन केसेस में, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लॉस में कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बिना रिटर्न फाइल करे भी, रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, बिना रिटर्न फाइल किए भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। इन दोनों की ये खासियत है, ये खूबसूरती है सर। बताओ समझ में आया? आई होप बच्चे जरूर समझ में आया होगा। आगे एक बार इसको और देख लेते हैं क्या था है। जो अभी मैंने बेटा आपको कैपिटल गेन पढ़ाया और हाउस प्रॉपर्टी की बात पढ़ाई ना, यहाँ डिटेल में भी लिखी हुई है, बात सेम है। मैं आपको ना एक बार तेजी से दिखा देता हूँ। सेक्शन 74 कहता है नेट रिजल्ट कैपिटल गेन का शॉर्ट टर्म लॉस है या लॉन्ग टर्म लॉस है तो नीचे वाले नियम लगेंगे। शॉर्ट टर्म है तो बेटा दोनों के साथ होता है, शॉर्ट टर्म के साथ भी और लॉन्ग टर्म के साथ भी, शॉर्ट टर्म का लॉस है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का लॉस है तो बेटा लॉन्ग टर्म वाला लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट से सेटअप होता है, शॉर्ट टर्म से नहीं होता। ये बात मैंने बहुत बार बोल दी, अब आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। और तो और कैपिटल गेन का किसी और हेड से भी नहीं हो सकता, अपने हेड में नहीं हो पा रहा, किसी और हेड में क्या होगा। और ये कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सेट ऑफ नहीं हो पाया तो अगले 8 असेसमेंट ईयर्स तक। तो ये सब आपने पहले पढ़ लिया था, अलग से सिर्फ कैपिटल गेन वालों के लिए अलग से पैराग्राफ में, कंटेंट पहले ही पढ़। चलो सर, हाउस प्रॉपर्टी का अगेन अलग से देख लो, ये वही है बेटा 2 लाख वाली बात। न्यू रिजीम में है तो किसी और हेड से कुछ सेट ऑफ नहीं हो सकता, बट ओल्ड रिजीम में है तो किसी और हेड से अप टू 2 लाख रुपए का सेट ऑफ होगा, और जो रिमेनिंग लॉस बचेगा विल बी कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट 8 असेसमेंट ईयर। तो यही है। अगर आप न्यू रिजीम से, कंसेशनल वाली से, डिफॉल्ट वाली से शिफ्ट आउट कर रहे हो, 115 बीएसी से शिफ्ट आउट कर रहे हो, तो फिर 2 लाख तक मिल जाएगा। लेकिन न्यू वाली से शिफ्ट आउट नहीं कर रहे, मतलब न्यू वाली में हो, कंसेशनल वाली में हो, फिर कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का, ठीक है। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही हो पाएगा, ठीक है, और किसी और हेड से नहीं हो पाएगा। और कैरी फॉरवर्ड करना है तो कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड होता है, ये बेटा आपने देखा था, कहीं लिखा होगा, ये रहा, अप टू 8 असेसमेंट, 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो यही पॉइंट था, ठीक है। देन इसके अलावा हाँ ये ध्यान से देखना, वंस अ पर्टिकुलर लॉस इज कैरी फॉरवर्ड, एक बार कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द सेम हेड। आने वाले सालों में वो सेम हेड से ही होता है। करंट ईयर में इधर उधर चले जाओ, दूसरे हेड में चले जाओ विद रिस्ट्रिक्शन, जो भी रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन अगले सालों में, जब इस साल पूरा नहीं हो पाया तो अब अगले साल गया, तो अगले सालों में जब सेट ऑफ होगा ना तो वो सेम हेड में होगा, अब वो किसी और हेड से नहीं हो सकता। इस साल जिस साल लॉस लगा इसी साल तो किसी भी हेड से हो सकता है, जैसे हमने नियम पढ़े किसका किससे होता है, किसका किससे नहीं होता। लेकिन अगले सालों में फिर रिस्ट्रिक्शन एक और है कि विद सेम ही हेड्स में होगा, किसी और हेड से नहीं हो पाएगा। तो एक छोटी सी नोट करने वाली बात। फिर ये बेटा वो रिटर्न ऑफ लॉस वाली बात है, चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हुआ हो, आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, तभी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आओ एक बार इसे देख लेते हैं।
बिजनेस लॉस है, स्पेकुलेशन का लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, कोई कैपिटल गेन का लॉस है और रेस हॉर्स वाला लॉस है, इन सब केसेस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 139(3) में, जो है ही रिटर्न ऑफ लॉस का। बेशक रिटर्न है, लॉस है, स्टिल आपको उस चीज की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी अंडर सेक्शन 139(3). उस टाइम के अंदर जो 139(1) के अंदर लिखा है टाइम पे फाइल करना भी मैंडेटरी है। ये ड्यू डेट है बेटा, इस वाले सेक्शन के अंदर ड्यू डेट लिखा हुआ है, लेकिन आपने पढ़ा है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इन केसेस के लिए ये जो आपने देखे, इन सब के लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। बताओ बच्चों, आपको समझ में आया क्या क्या टॉपिक चला? यू फील गुड इनफ? शॉर्ट टाइम में एक अच्छे टॉपिक हमारे खत्म हो सकते हैं और पेपर में अगर हमारे को ये 5 नंबर देकर जा रहे हैं तो दिस इज लाइक अ वरदान टाइप का, हम इन्हें अच्छे से करके जाएं। ये हमारे को पेपर के लिए स्ट्रेटेजी होती है ना, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ के, सुनना ध्यान से बेटा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के आप 10 to 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो यू विल हैव द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस, यू विल गेन कॉन्फिडेंस। फिर पेपर में जो क्वेश्चन आएगा कुछ नए टाइप का या उसी से मिलता जुलता, तो आप आराम से कर पाओगे। कोशिश करना 10 to 15 क्वेश्चंस मिनिमम, है ना, मिनिमम करने की। और जब इनके क्वेश्चंस करोगे ना, तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश करना। कैलकुलेटर पे थोड़ा सा लिखते हुए भी कर लेना, कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश करना कि किसका किससे हो रहा है, फिर कितना रिमेनिंग बचा उसे लिख लिया, फिर किसका किससे हो रहा है, कितना रिमेनिंग बचा उसे लिख लिया, फिर देखना आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, फिर जहां गलती है उसे नोट डाउन करते हुए चलना। नोट डाउन योर मिस्टेक्स, नोट डाउन योर मिस्टेक्स। ध्यान रखना कि किसका किससे गलती से कर दिया था, होता नहीं है, किसका किसके साथ क्लबिंग कर दिया, होता नहीं है ना। ध्यान रखना ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग पढ़े हमने साथ में। क्लबिंग अलग चीज है, सेट ऑफ अलग चीज है। सेट ऑफ के साथ कैरी फॉरवर्ड भी लगता है, ठीक है। तो यही था बेटा, बहुत इजी चैप्टरों में शुमार है। और ठीक है, अगली क्लास में हम कुछ नया चैप्टर पढ़ेंगे, नए कंटेंट के साथ कोई बड़ा कंटेंट लेकर आएंगे, है ना। ये भी दोनों मिलाकर अब अच्छा कंटेंट हो गया, सिर्फ एक होता ना तो बहुत छोटा हो जाता। तो ये 2 कंटेंट एक साथ खत्म किए जा सकते हैं। आप भी इसे 30 से 40 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर के अंदर दोनों चैप्टर को डिटेल में गो थ्रू करना, और डिटेल में गो थ्रू करने के बाद इनके क्वेश्चंस पे उतर आना। वो सबसे बेस्ट पॉलिसी रहेगी, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। एंड ठीक है, अगर 60 आप टारगेट कर रहे हो तो यहाँ से आपके 4 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। अब बचे हुए रिमेनिंग 56 लाने के लिए, है ना। तो रिमेनिंग 56 के लिए बाकी क्लासेस है, बाकी वन शॉट्स है, बाकी जो हमने इतने छोटे छोटे लाइक प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ है उसका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। मतलब ये एक स्ट्रेटेजी तरीके से पढ़ोगे ना, तो यू विल फील कि 60 इज नॉट अ बिग डील, 60 इज नॉट दैट मच अ बिग डील जितना हम सुनते हैं कि ये तो ऐसा है वैसा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं होएगा भाई, आराम से हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। डन है बेटा? यस सर। तो आई होप बच्चों आप सबको ये पूरी क्लास क्लियर रही होगी। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में फिर नए कंटेंट के साथ, नए वन शॉट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर तो होना ही होना चाहिए, प्लस मेहनत जोरदार करो, रिजल्ट भी जोरदार आना चाहिए। मेहनत जोरदार होगी तो रिजल्ट तो जोरदार आएगा ही आएगा। बोलो डन? प्रॉमिस करो खुद से अच्छा रिजल्ट लाना है, खुद को मोटिवेट करो, खुद को बोलो कि अच्छा रिजल्ट आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा अच्छा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, बढ़िया होगा। डन? तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।